प्लीज शुरू है क्या? बंद करिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जैसा कि सर ने बताया था, यूट्यूब के माध्यम से क्लासेस चलेंगी, तो मैं भी एक प्रयास कर रही हूँ और हम जनरल साइंस सब्जेक्ट कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग तक अच्छे से पहुँचा सकें। तो आज पहला दिन है, हम लोग पढ़ते हैं सामान्य विज्ञान। जैसा कि सामान्य विज्ञान में 3 विषय होते हैं: रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। इसमें सामान्यतः सबसे छोटा भाग रसायन शास्त्र ही है और नंबर देने वाला भी है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग यही पढ़ेंगे, रसायन शास्त्र। सबसे पहले जानते हैं रसायन शास्त्र क्या है। इंग्लिश में इसको केमिस्ट्री बोलते हैं। इसकी ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा, इसलिए लिख रहा है। तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, कब से शुरुआत हुई थी इसकी? तो इसकी उत्पत्ति मिस्र के ग्रीक शब्द था एक, कीमिया। यहाँ से लिया गया, जिसका सामान्य सा अर्थ होता है काला रंग। तो कीमिया शब्द का अर्थ है काला रंग, और इसका मतलब देखें तो इसका मतलब होता है चीजों को मिलाना और मिलाकर एक घोल तैयार करना, और उसी घोल को केमिस्ट्री के सब भाषा में बोलेंगे विलयन बनाना। अगर वो द्रवित रूप में है तो। रसायन, ये तो कीमिया शब्द था जो कि ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। अगर रसायन का शाब्दिक अर्थ देखें तो रसायन का विच्छेद करेंगे रस प्लस आयन। इसका मतलब हुआ रसों का अध्ययन। रसों का अध्ययन मतलब द्रवों का अध्ययन, और भी अच्छे शब्दों में कहें तो पदार्थों का अध्ययन। मतलब रसायन शास्त्र में पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, इन्हीं का अध्ययन हम पढ़ते हैं और जानते हैं। पदार्थों का अध्ययन भी 2-3 माध्यमों से होता है, जैसे कि पदार्थ का संगठन क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है ये, इसके गुण क्या हैं और संरचना क्या है इसकी, और मिलाने पर किन्हीं भी 2 पदार्थों को 3 पदार्थों को मिलाने पर क्या अभिक्रिया होती है, और अभिक्रिया होने के बाद परिवर्तन कौन से होते हैं, तथा एक और अध्ययन अभिक्रिया के बाद या इन पदार्थों का अनुप्रयोग किस प्रकार होता है, कहाँ कहाँ किया जा सकता है, इसकी भूमिका क्या होगी, इन सब का अध्ययन हम रसायन शास्त्र में करते हैं। पदार्थों का अध्ययन इतने प्रकार से किया जाएगा, और ये जो अध्ययन का प्रकार है इसी को बोलते हैं रसायन विज्ञान। मतलब अगर रसायन विज्ञान की परिभाषा हम लिखना चाहें तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों का संगठन, गुण, संरचना, पदार्थों
में होने वाली अभिक्रिया एवं उनके परिवर्तनों का अध्ययन करें, वही है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को उपनाम कह सकते हैं या कुछ और हम एक नाम से और जानते हैं, इसको केंद्रीय विज्ञान बोलते हैं। केंद्रीय विज्ञान या आधारभूत विज्ञान। इसको केंद्रीय विज्ञान या आधारभूत विज्ञान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कुछ विज्ञानों जैसे कि खगोल विज्ञान मुख्य रूप से और द्रव्य भौतिकी विज्ञान, इनको आपस में जोड़ता है, इन सब से खुद जुड़ता है और उनको भी अपने आप में जोड़ता है, इसलिए इन्हें इस विज्ञान को केंद्रीय विज्ञान कहते हैं। तो ये तो रसायन शास्त्र का सामान्य सा परिचय था। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इतने पदार्थों का अध्ययन हम मुख्यतः इन चीजों को जानने के लिए करते हैं। इनको जानने के लिए ही रसायन शास्त्र को मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है। अगर आप नोट करना चाहें तो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, तो हम मिटा दे रहे हैं इसको। इसको मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है, मतलब इसकी 3 शाखाएं हैं। देखेंगे कौन कौन से। तो पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि भौतिकी रसायन। दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। और तीसरी शाखा होती है ऑर्गेनिक। अर्थात कार्बनिक रसायन। यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख रहे हैं क्योंकि हमें दोनों ही जानना थोड़ा सा जरूरी है। तो अब जानते हैं इनमें हम क्या पढ़ते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन, इसमें मुख्य रूप से हम पदार्थ जो भी भौतिक रूप से प्रकृति में होते हैं या जिन पदार्थों का अध्ययन हम कर रहे हैं, उनकी भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्थाओं, उनके गुणों और संगठन इत्यादि का अध्ययन करते हैं। इत्यादि के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। मतलब कि भौतिक रसायन में हम पदार्थों का जो भी अध्ययन है जो सैद्धांतिक रूप से है, मूलभूत जो उसका बेस है, जब केमिस्ट्री में जो भी पढ़ना है हमें, वो सब भौतिक रसायन के अंतर्गत पढ़ते हैं। और अकार्बनिक रसायन, जैसा कि नाम से ही है अकार्बनिक, मतलब ऐसे यौगिक या तत्व या पदार्थ जिनमें कार्बन नहीं है, तो उनमें हम अकार्बनिक
तत्वों एवं उनके यौगिकों का के गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार कार्बनिक रसायन में कार्बन युक्त मतलब ऐसे तत्व जिनमें कार्बन उपस्थित हो, ऐसे तत्वों का अध्ययन हम करते हैं और उनसे यौगिक क्या बनते हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो ये रसायन शास्त्र में पढ़ने वाले मुख्य 3 भाग हैं। तो इसमें हम मूल रूप से सिद्धांत पढ़ेंगे भौतिक रसायन में, और फिर प्रकृति में पाए जाने वाले कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों और उनके यौगिकों का अलग अलग भाग से अध्ययन करेंगे। इसमें मुख्यतः एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे हम लोग 11th-12th में जो लोग ना भी पढ़े हों साइंस, लेकिन 10th तक तो सब लोग पढ़े हैं 9th-10th में, तो उसमें रदरफोर्ड मॉडल, परमाणु मॉडल, जॉन डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत, ऐसे कई सिद्धांत हैं। और अणु क्या होते हैं, परमाणु क्या है, इन सब का बेसिक नॉलेज हम इसमें पढ़ेंगे, जानेंगे कि रसायन शास्त्र में मूल रूप से होते क्या है, और फिर इनका अलग अलग करेंगे। तो अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम सबसे पहले आवर्त सारणी जानेंगे, मतलब कि पेरियोडिक टेबल, और फिर इसके बाद जो आवर्त सारणी में ही हम तत्व रखे होते हैं, कौन से धातु हैं, अधातु हैं और उपधातु होते हैं, इनको जानेंगे, इनका अध्ययन करेंगे। कार्बनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक तत्वों से बनने वाले यौगिक, फॉर एग्जाम्पल पॉलिस्टर, बेकेलाइट, इन सब का अध्ययन करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ शॉर्ट में हम अभी जान रहे हैं, आगे पढ़ेंगे, लंबी क्लासें भी चलेंगी, तो इस तरह हम पढ़ेंगे। अब ये तो सामान्य सा परिचय था, कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं कि केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये हम मिटा देते हैं। अगर नोट करना हो तो आप वीडियो पॉज करें और नोट कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि रसायन शास्त्र में पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, तो टॉपिक भी हम सबसे पहले पदार्थ ही पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक पदार्थ, का मतलब इंग्लिश में अगर कहें तो मैटर, इसी को द्रव्य बोला जाता है। तो ये द्रव्य होता है, पदार्थ द्रव नहीं, क्योंकि द्रव मतलब तरल चीजें। दूसरा पढ़ेंगे पदार्थों के मिलने से या द्रव्यों के मिलने से हम जो मिश्रण बनाएंगे उनको केमिस्ट्री में विलयन बोलते हैं। तो विलयन क्या होता है, उनके प्रकार क्या होते हैं, गुणधर्म क्या होते हैं, ये सब हम जानेंगे और ये पढ़ेंगे। इसके बाद विलयनों का परीक्षण करते हैं हम। विलयन अम्ल है या क्षार के रूप में है अथवा लवण है, उसकी जांच करते हैं। तो ये अम्ल, क्षार और लवण, ये एक तीसरा टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे और इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रकृति में पाए जाने वाले, ये तो जितने टॉपिक्स देख रहे हैं लगभग विलयन रूप में या द्रवित रूप वाले पदार्थ हैं। जो ठोस पदार्थ हैं तो उनमें उनकी इकाई होती है मुख्यतः अणु, परमाणु होते हैं। तो उनकी संरचना समझेंगे हम, मतलब परमाण्विक
संरचना। अब अणु परमाणु मिलकर कुछ यौगिक बनाते हैं, बड़े तत्व बनते हैं पदार्थ, तो वो आपस में जुड़ते हैं। कैसे जुड़ रहे हैं, कौन सा बॉन्ड उनके बीच काम कर रहा है, कौन सा बंध है, इनका अध्ययन करेंगे। इसका मतलब रासायनिक बंध। ये एक चैप्टर होगा, टॉपिक होगा, 5वां टॉपिक। फिर 6वां है बंध, तो हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद परमाणु हैं, इनकी सक्रियता प्रकृति में कितनी है, ये कहाँ क्रिया करते हैं, कितना इनका लाभ हो रहा है प्रकृति में, क्या नुकसान हो रहा है, इसका अध्ययन करेंगे, जिसको हम बोलते हैं रेडियो सक्रियता। ये 6वां टॉपिक होगा। तो ये परमाणु संरचना से भी संबंधित हो गया। अब हम ये लगभग सभी फिजिकल केमिस्ट्री के थे टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे 7वें टॉपिक में आवर्त सारणी। आवर्त सारणी को जानेंगे। इसके बाद धातु, अधातु और उपधातु, ये टॉपिक लेके पढ़ेंगे। ये तो 8वां टॉपिक हुआ। फिर 9वां, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो रसायन शास्त्र की तीसरी शाखा थी, कार्बनिक यौगिक। तीसरी शाखा थी ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें जो यौगिक बन रहे थे कार्बनिक यौगिक, उनका अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से यौगिक बनते हैं, उनकी उपयोगिता क्या होगी। और एट लास्ट एक टॉपिक और, ईंधन और गैस, इनका अध्ययन हम करेंगे। तो ये 10 टॉपिक है, मुख्यतः हमें यही पढ़ना है। और भी कुछ नया मिले तो हम कोशिश करेंगे कि उसको पढ़ें। तो इतने टॉपिक हैं, हमें इन सबको अच्छे से पढ़ना है। इनके अंदर सब टॉपिक्स भी होंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा शुरुआत कर लेते हैं। ये तो अभी तक सामान्य परिचय था, हमें क्या पढ़ना है, तो हम ये मिटा देते हैं। जैसा कि पहला टॉपिक अभी लिखे थे, हम पदार्थ पढ़ेंगे हम लोग। पदार्थ, इसके लिए भी हम एक मैप बना के ही देखते हैं। अभी 2 भाग करते हैं इसके। पहला कि पदार्थ क्या है, किसे कहते हैं पदार्थ, और दूसरी तरफ हम देखेंगे इसका वर्गीकरण। तो पदार्थ के कितने प्रकार हैं, ये सब हम दूसरी तरफ देखेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं, क्या है पदार्थ। तो इसका परिभाषा में लिखते हैं हम। तो जनरली जो हम लोग कहते हैं वस्तु है, तो देखेंगे, जानते हैं जहाँ तक, बस उसको शब्दों में बांधेंगे तो होगा प्रकृति की ये सभी चीजें। जो स्थान घेरती हो, जिनमें द्रव्यमान हो, और जिसे हम महसूस कर सकते हो, तथा एक और प्रकार है जिससे हम जान सकते हैं कि ये पदार्थ है, तथा
जिनमें जड़त्व का गुण हो। उन्हें पदार्थ कहते हैं। तो यही एक परिभाषा जिसे सरलता से हम समझ सकते हैं कि अपने आसपास पाए जाने वाली सभी छोटी बड़ी चीजें जो जगह घेरती हैं, मतलब अपना जगह बनाती हैं उनको रखने के लिए या कहीं भी स्थापित करने के लिए जगह चाहिए हो, जिनमें द्रव्यमान होता हो और जिसे हम महसूस कर सकते हो, छू सकते हो और जड़ता का गुण हो। अगर इतनी क्वालिटीज, इतनी क्वालिफिकेशन है तो हम उस वस्तु को पदार्थ कह सकते हैं। तो ये तो परिभाषा है। अब इस परिभाषा में कुछ शब्द दिख रहे हैं हमें, जैसे कि द्रव्यमान, जड़त्व, ये क्या होते हैं ये हम अभी जान ले तो ज़्यादा अच्छा हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं द्रव्यमान क्या है। द्रव्यमान के पैरेलल में, समानांतर में एक और शब्द आ जाता है फिर भार। सामान्यतः हम लोग द्रव्यमान और भार को एक जैसा ही मान लेते हैं कि द्रव्यमान भी वही है, भार भी वही है, लेकिन थोड़ा सा इनमें बेसिक सा अंतर है। द्रव्यमान होता है कोई भी पदार्थ है, पदार्थ में निहित मतलब पदार्थ अगर है तो उसमें उसका संगठन कितना है, उसमें मात्राएं कितनी लग रही हैं, उस निहित मात्रा को ही द्रव्यमान बोलते हैं। और भार उस पदार्थ पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ये द्रव्यमान और ये भार, बस इतना ही अंतर है दोनों में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं पदार्थ में निहित मात्रा, तो ये तो चाहे फिर किसी भी ग्रह पे हो, चाहे हमारी पृथ्वी पे हो, चंद्रमा पे चला जाए या किसी भी अन्य ग्रह पर जहाँ का आयतन या गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग है, लेकिन जो द्रव्यमान है उस पदार्थ की वो परिवर्तित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो निहित मात्रा है वो हर जगह समान ही रहेगी। एक विशेषता, और दूसरी की द्रव्यमान अदिश राशि होती है, मतलब इसमें परिमाण तो है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ रही क्योंकि इसमें मात्रा की बात हो रही है। दूसरा, जब भार में देखें तो इसकी परिभाषा ही है कि इस पे जितना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसका भार उस जगह पे उतना होगा। मतलब अगर पृथ्वी पे देखें किसी वस्तु का भार कुछ है तो चंद्रमा पे जाके कुछ और हो सकता है, क्योंकि दोनों के मतलब पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर है। तो ये जो भार है वो परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय है और भार किस दिशा में लग रहा है ये भी आवश्यक है अगर हम भार की गणना कर रहे हैं तो, अर्थात दिशा हमें ज्ञात होना चाहिए। तो ये सदिश राशि है। तो ये हो गया द्रव्यमान और भार। एक चीज और है इसमें, एक क्वेश्चन मैं छोड़ना चाहती हूँ कि अगर पृथ्वी पर किसी पदार्थ का भार नहीं, द्रव्यमान 60 kg है, तो क्या मून पे उसका द्रव्यमान या मास कितना होगा, या आप कमेंट करके हमें बता दें तो हमें लगे कि आपको कितने हद तक समझ में आया है, फिर हम उसका रिप्लाई करेंगे। तो
द्रव्यमान वही है, पदार्थ में वस्तु की मात्रा कितनी निहित है और भार उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक की बात करें तो इसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, इसमें और कुछ नहीं है। और भार का एसआई मात्रक की बात करें तो ये होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर हम ज्ञात करना चाहें कैसे होता है तो भार का सूत्र, भार मतलब W वेट बराबर mg, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय बल। तो m का एसआई मात्रक यानी मास का kg किलोग्राम, और गुरुत्वीय त्वरण का है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया वेट का अर्थात भार का एसआई मात्रक kg किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकंड, इसी को हम न्यूटन बोलते हैं। और इस गुरुत्वीय त्वरण g का मान, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं तो इसका पता होना चाहिए हमें। तो पृथ्वी पर इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब पृथ्वी पे ये है, चंद्रमा पे कुछ और हो सकता है, तो इसका मान बदलेगा तो वेट का मान यानी कि भार का मान भी बदलेगा। तो ये हो गया। एक और शब्द हमें इसमें दिखा था जड़त्व। तो जड़त्व क्या होता है उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि हमें पदार्थ की परिभाषा अच्छे से समझ में आ जाए। हम सब ने 9th 10th में 11th 12th भले ही ना पढ़ा हो, तो उसमें न्यूटन का गति का नियम हमने देखा था। 3 नियम थे और बहुत अच्छे से हमें पढ़ाया गया था, हमने पढ़ा भी था। तो उसमें एक नियम था जो कि पहला कि यदि वस्तु गति की अवस्था में है, वो काम कर रही है, तो जब तक उस पर हम बाहर से कोई बल नहीं लगाएंगे तब तक वो रुकेगा नहीं। और इसी प्रकार अगर वो स्थिर है तो उसको काम करने के लिए या उसको गतिमान करने के लिए भी हमें बाहर से बल लगाना पड़ेगा, तब वो गति की स्थिति में आएगा। इसका मतलब हुआ कि कोई भी पदार्थ अपनी वर्तमान स्थिति में कोई भी परिवर्तन होने के लिए विरोध करती है। इसी गुण को बोलते हैं हम जड़ता यानी कि जड़त्व। तो ये न्यूटन की गति का पहला ही नियम है और उसी नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। तो यही पदार्थ में अगर ऐसा गुण है कि वो गति की स्थिति में है तो जब तक उस पर बल न लगाए वो आगे नहीं बढ़ेगा, गति की स्थिति में विराम की स्थिति में नहीं आएगा। और अगर विराम की स्थिति में है तो जब तक उस पर बाह्य बल लगा के न लगाएं वो काम नहीं करेगा, रुका ही रहेगा। उसके इस गुण को ही जड़त्व का गुण बोलते हैं। तो अगर जड़ता का गुण है किसी वस्तु में तो वो पदार्थ माना जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आज की क्लास इतनी ही है। कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं।